हे गाइस, वेलकम टू डिजिटल निशान। आज इस वीडियो में मैं ऑन पेज एसईओ को पूरा जड़ से निकाल के फेंक दूंगा। मतलब पूरी तरह तुम्हें एक्सप्लेन कर दूंगा कि ऑन पेज एसईओ क्या होता है। ये मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट वीडियो होगी जिस कीवर्ड पे मैं रैंक कर रहा हूँ, या ऑन पेज एसईओ कीवर्ड के ऊपर भी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ताकि तुम्हें रेगुलर नोटिफिकेशन मिले और भाई को सपोर्ट मिल जाए। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन। जैसा कि तुम देख सकते हो, मैंने एक पीडीएफ बनाया है। इसमें सारे जो है तुम्हें जो मैं टिप्स देने वाला हूँ वो सारे मुझे प्रैक्टिकली तुम्हें इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा। ठीक है, पहली बात, कई लोग बोलते हैं कि ओल्ड एंड ऑन पेज एसईओ। ओल्ड ऑन पेज एसईओ क्या होता है कि कीवर्ड को टाइटल में लिखो, कीवर्ड को मेटा डिस्क्रिप्शन में लिखो, कीवर्ड को यूआरएल में लिखो, कीवर्ड को अपने कंटेंट के अंदर लिखो, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो छोटी छोटी पहले जो गूगल के रैंकिंग फैक्टर होते हैं जो अभी जाके थोड़े से हट गए हैं। ठीक है, तो वो क्या अभी भी काम करते हैं? मैं बोलता हूँ, या मैं क्या, ब्रांडी, नील पटेल या बहुत सारे जो एसईओ के एक्सपर्ट्स हैं वो सारे बोलते हैं कि अभी भी ऑन पेज का जो पुराना मेथड्स है वो वर्क करते हैं। थोड़ा सा मतलब नई चीज़ें आ गई हैं बट पुरानी चीज़ें अभी भी गोल्ड हैं। ठीक है, तो कुछ ओल्ड ऑन पेज एसईओ के कुछ टेक्निक्स मैं एक्चुअली एडवांस के लिए बनाना चाहता था, बट मैंने सोचा कि बेसिक से शुरू करते हैं। थोड़ा सा वॉच टाइम मुझे मिल जाएगा, साथ में तुम्हारे को थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा, जो कि अगर न्यूबीज भी पढ़ने आ रहे हैं तो देखो, टारगेट कीवर्ड को पहले 150 वर्ड्स में यूज़ करो। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैंने ये बैकलिंकों की पोस्ट देखी। मैंने यहाँ पे देखा कि भैया पहले लाइन में ही, ठीक है, फर्स्ट 10 वर्ड्स में बैकलिंकों ने अपना कीवर्ड एसईओ चेकलिस्ट को लिख दिया। मतलब गूगल को पहले पे चल जाएगा कि भैया ये एसईओ चेकलिस्ट की पोस्ट है, इसको रैंक करो एसईओ चेकलिस्ट कीवर्ड पे। ठीक है, बहुत डीएपीए वाला वेबसाइट है, वैसे ही रैंक हो जाती है। ठीक है, पोस्ट टाइटल H1 टैग में होना चाहिए। अगर तुम वर्डप्रेस पे हो, नो डाउट तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि भैया तुम्हारा H1 टैग है कि नहीं, क्योंकि वो अपने आप ही करता है। वर्डप्रेस अपने आप ही H1 टैग को अब तुम्हारा मेन हेडिंग में डाल देगा। बट अगर तुम नहीं हो, ठीक है, तुम अगर ब्लॉग पे लिखते हो, तो यार तुम्हारे को जो है मेन अपने वेबसाइट का जो टाइटल है उसको H1 टैग में लिखना है। उस पर तुम कोई लोगो मत लगाना, ताकि जो है तुम्हारे गूगल का जो तुम्हारी वेबसाइट का स्ट्रक्चर है वो अच्छा रहे। ठीक है, तो जो तुम्हारा लोगो है वो लिखा हुआ होना चाहिए, टेक्स्ट में होना चाहिए। इसी वजह क्योंकि H1 टैग वही होता है सिर्फ, ठीक है, ब्लॉगर में। ठीक है, नहीं तो तुम कुछ ट्वीक्स कर सकते हो, ठीक है, HTML के साथ, उसमें भी ठीक हो, उसमें तुम H1 टैग कर सकते हो टाइटल में। बट उसकी वजह से क्या हो जाएगा, 2 H1 टैग हो जाएगा, जिसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, सब हेडिंग H2 H3 में होना चाहिए। सब हेडिंग्स क्या होती है भाई, मैं अपनी वेबसाइट दिखाता हूँ। वाई स्टार्टअप माइक्रो निश ब्लॉग H2 हेडिंग में है। ठीक है, और ये सब H2 हेडिंग्स में मैंने लिखी हुई हैं बहुत सारे। ठीक है, इसके साथ साथ ये देखो, ये मैंने H3 में लिखा है। ठीक है, तो इससे मुझे क्या पता चलता है, मैं H2 में भी यूज़ कर रहा हूँ, H1 भी यूज़ कर रहा हूँ, H3 भी यूज़ कर रहा हूँ। तो कैसे अब हम देखें किस तरीके से हम यूज़ करें H1 H2 H3। H1 जो होगा मेन टाइटल होगा, ठीक है, ब्लॉग पोस्ट का। उसके बाद वाला हेडिंग H2 होगा, उसकी सब हेडिंग H3, उसके बाद H4 H5। ऐसे यूज़ करना, ऐसे मत यूज़ करना कि भैया H1 बड़ा है वो तो अपने आप हुआ है, H2 जो है वो तुम यूज़ करोगे, उसके बाद H4 यूज़ करना। नहीं, H1 H2 H3 H4 H5। H1 सिर्फ एक बार होना चाहिए, H2 कितनी बार भी यूज़ कर सकते हो, और उसके बाद वाले भी कितनी बार भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, H2 में यूज़ करोगे जितना ज़्यादा तुम्हारा होगा, मतलब H2 जो है वो ज़्यादा अथॉरिटी में होगा, H3 उससे कम अथॉरिटी में होगा गूगल की आइज़ में, H4 उससे कम अथॉरिटी में होगा। तो अगर तुम मेन कीवर्ड जो जिस पर तुम रैंक करना चाहते हो उसको H2 में एक बार तो जरूर रखना, एक बार H1 में, एक बार H2 में। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूँ, मैंने माइक्रोनिश ब्लॉग एक कीवर्ड सेलेक्ट किया, तो यहाँ पे मैंने बहुत सारी जगह माइक्रोनिश ब्लॉग यूज़ किया। जैसे H2 में माइक्रोनिश ब्लॉग, ऊपर माइक्रोनिश ब्लॉग। तो तुम समझ सकते हो कि मैं चाहता हूँ कि माइक्रोनिश के लिए मुझे रैंक करना है अपनी वेबसाइट को। ठीक है, इसके बाद कीवर्ड एडिशन नॉट स्टफिंग। कीवर्ड एडिशन नॉट स्टफिंग का मतलब, मैंने अगर अपनी पोस्ट दिखाऊं और मैं इसमें माइक्रोनिश ब्लॉग लिख दूं तो 25 बार है। 25 बार मैंने क्या, हाउ टू क्रिएट अ माइक्रोनिश ब्लॉग। मैंने माइक्रोनिश ब्लॉग बहुत बार लिखा हुआ, पर हाउ टू क्रिएट अ माइक्रोनिश ब्लॉग नहीं लिखा। ठीक है, तो मैंने माइक्रोनिश ब्लॉग को 25 बार लिखा। अब मैं इसको कम करूंगा, मुझे खुद पता चला कि भैया इससे प्रॉब्लम हो सकती है, कीवर्ड स्टफ हो गया है। ठीक है, तो जैसे, और अगर तुम्हें मैं ब्रांडिंग की वेबसाइट का दिखाऊँ एसईओ चेकलिस्ट का, तो देखो जरा, एसईओ चेकलिस्ट। अब इधर मत ध्यान देना, इधर थोड़ा सा अलग है। इसने 1 2 3 4 5 बार या अपने हेडिंग्स पे यूज़ किया है, और 47 बार अपने ब्लॉग पोस्ट के अंदर यूज़ किया है। क्यों यूज़ किया है? क्योंकि ये 7000 वर्ड की गाइड है भाई। 7000 में इतना तो चलता ही है। ठीक है, इतना तो चलता ही है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि तुम पागलों की तरह अपना कीवर्ड डाली जा रहे हो, ठीक है, ब्लॉग पोस्ट में। ऐसे नहीं करना। बट अगर नेचुरली आ रहा है और कुछ अमाउंट में डाल रहे हो अपने जो मेन कीवर्ड है अपने ब्लॉग पोस्ट में, तो दैट इज टोटली फाइन। गूगल अच्छी तरह रैंक करने में हेल्प करेगा। ठीक है, वो तुम्हारे ऑन पेज को स्ट्रेंथन करेगा।
तो फोर्थ पॉइंट जो है पुराने ऑन पेज में वो है कि अपने जो एक्सटर्नल आउटबाउंड लिंक्स यूज़ करो। एक्सटर्नल आउटबाउंड लिंक्स क्या होते हैं, तुम अगर देखोगे कंप्लीट एसईओ चेकलिस्ट में ब्रायन डीन की, ठीक है, इसमें इसने क्या यूज़ किया हुआ है, जैसे अगर गूगल ये वेब मास्टर, बिंग वेब मास्टर को इन्होंने लिंक कर रखा है, एक्सटर्नल लिंक यूज़ किया हुआ है। एक स्टडी में ये भी पाया गया है कि जो अगर एक वेबसाइट है जिसमें एक्सटर्नल लिंक्स है और एक वेबसाइट है जिसमें एक्सटर्नल लिंक्स नहीं है, दोनों एक कीवर्ड के लिए रैंक कर रहे हैं जिसका नाम है XYZ कीवर्ड के लिए रैंक कर रहे हैं, उसके लिए अगर जो जिस वेबसाइट के पास एक्सटर्नल लिंक डाल रखी है उसने ब्लॉग पोस्ट में, वो हाई रैंक करेगा एज कम्पेयर टू जिसने जो है एक्सटर्नल लिंक नहीं डाल रखे। अब कई जो महान गुरु हैं यूट्यूब के एसईओ के, वो ये कहेंगे कि भैया एक्सटर्नल लिंक क्यों डालें, हम अपने वेबसाइट में वो पोस्ट पब्लिश कर देते हैं। मैं बोलता हूँ भैया एक बात याद रखना, आउटबाउंड लिंक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक गूगल को पता चलता है कि हेल्दी एनवायरनमेंट रखा हुआ है, तुम अपने बारे में नहीं सोच रहे हो, ठीक है। एसईओ में हम अपने बारे में सोच रहे हैं, हम अपने कॉम्पिटिटर्स के बारे में भी सोचेंगे, ठीक है। तो गूगल को एक पता चलता है कि हेल्दी एनवायरनमेंट बनाने की कोशिश कर रहा है, इसी वजह से बैकलिंक को यूज करता है इतने सारे आउटबाउंड लिंक रखना। इसके बाद ऑप्टिमाइज फॉर यूआरएल्स। अब ऑप्टिमाइज फॉर यूआरएल्स क्या है, ऑप्टिमाइज यूआरएल ऐसा नहीं होना चाहिए xyz.com/2019/2021/light worldwide/affiliate marketing। ऐसे यूआरएल्स को लोग याद नहीं रख पाएंगे और सीधा तुम्हारा डायरेक्ट ट्रैफिक भी कम होगा। पहले तो डायरेक्ट ट्रैफिक क्या होता है, तुम वेबसाइट ऐसे लिख के जाके लिख रहे हो सर्च टैब में lightworldwide.com, ऐसे लिख रहे हो, इसको बोलते हैं डायरेक्ट ट्रैफिक। क्या बोलते हैं, डायरेक्ट ट्रैफिक, ठीक है। तो ये डायरेक्ट ट्रैफिक होता है। डायरेक्ट ट्रैफिक पहले तो तुम्हारा कम होगा उस जो है ब्लॉग पोस्ट पे, दूसरा दूसरे बंदे को याद नहीं रहेगा और तुम्हारी रैंकिंग कम हो जाएगी। तो हमेशा ऐसे यूआरएल्स यूज करो जो छोटे हो, ताकि गूगल भी पेनलाइज ना करे, लोगों को याद रहे और तुम्हारा डायरेक्ट ट्रैफिक भी बढ़ जाए, ठीक है। जैसे कि अगर तुम्हारे में मैं एग्जांपल दूं, backlinko.com/SEO checklist, मतलब तुमने अपना वेबसाइट का नाम लिखा, स्लैश में अपना मेन कीवर्ड लिख दिया डैश के साथ, ये बहुत ज़्यादा बढ़िया यूआरएल है। आप इसको यूज़ करके बहुत ज़्यादा, मतलब लोग ये ऐसे यूआरएल को यूज़ करते हैं। और एक और तरीका है जो नील पटेल के 50% इंक्रीज कर दिया ट्रैफिक के लिए। अब ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, किसी के लिए अच्छा हो सकता है, किसी के लिए बुरा हो सकता है। मैं जनरली नहीं प्रेफर करूँगा, बट तुम यूज कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि इसने यहाँ यूज किया हुआ neelpatel.com/blog/beginners guide to affiliate marketing, मतलब उनका जो मेन कीवर्ड है, तुम्हें दिख रहा होगा मेन कीवर्ड जो है, उसने उसको सेकंड फोल्डर में रखा। उसने दो फोल्डर बनाए, पहले एक ब्लॉग का फोल्डर बनाया। अब ये जो यूआरएल्स होते हैं इसमें फोल्डर्स होते हैं, याद रखना। ये जो स्लैश जो है ब्लॉग, ये एक फोल्डर है, उसके बाद तुम्हारा मेन कीवर्ड का फोल्डर है। तो इसने दो फोल्डर बनाए, दो फोल्डर वाला यूआरएल है। इसमें इसने एक फोल्डर वाला यूआरएल यूज किया। जो मैं पर्सनल यूज करता हूँ वो है एक फोल्ड वाला यूआरएल, और मैं अपनी दूसरी वेबसाइट में दो फोल्ड वाला भी यूज करता हूँ, ठीक है। मेरे को दोनों में कोई ज़्यादा फर्क नहीं दिखा, ठीक है। तो मैं एक जगह वो यूज करता हूँ, एक जगह वो यूज करता हूँ, ठीक है। इसके बाद टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन को इंप्रूव करो। अब देखो टाइटल जो है सीटीआर खींचने के लिए काम आता है। आप अगर तीसरे पोजीशन में भी रैंक कर रहे हो और आपको अच्छे खासा ट्रैफिक चाहिए, फर्स्ट पोजीशन ज़्यादा चाहिए, तो सीटीआर के लिए इंप्रूव कर दो, अपने आप आ जाएगा। और ये सब नील पटेल ने खुद बताया हुआ है, ठीक है, या फिर कोई बहुत बड़े एक्सपर्ट्स ने बता रखा है, ठीक है। क्या कैसे कर सकते हो, अब देखो गूगल को पता होना चाहिए कि कीवर्ड कि तुम किस कीवर्ड को टारगेट कर रहे हो। तो क्या करो, अपने जो है मेन जो एसईओ हेडलाइन है उसमें डाल दो अपना मेन कीवर्ड शुरुआत में। पहले कई लोग बोलते हैं शुरुआत में डालना चाहिए, मैं बोलता हूँ यार फ्रंट में डालना चाहिए, पीछे ज़्यादा पीछे नहीं होना चाहिए। बट ये जरूरी नहीं है कि आगे ही डालो, ठीक है। गूगल को पसंद आ जाएगा, अच्छा आर्टिकल होगा तो अपने आप रैंक करेगा, बट कीवर्ड होना चाहिए और जितना आगे होगा उतना अच्छा, पर जरूरी नहीं है कि शुरुआत में ही हो, ठीक है। तो अगला जो है टिप वो है टाइटल टैग मॉडिफायर्स यूज करो। मॉडिफायर्स क्या होते हैं, अब देखो अगर एक एग्जांपल के तौर पे देखूं, एसईओ कीवर्ड के लिए कौन सी वेबसाइट रैंक कर रही है, ठीक है, वो एक बार देखते हैं। एसईओ कीवर्ड जो कि बहुत हाईली कम्पिटिटिव है, उसके लिए कौन सी वेबसाइट रैंक कर रही है, ठीक है। तो पहले मॉज रैंक कर रही है ब्रांड फिशिंग की, ठीक है। बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट किया है सीटीआर के ऊपर, पता होगा तुम्हें, जो एक्चुअली अगर एसईओ में तुम हो इंडल्ज, ठीक है। इसमें कुछ लिस्टिंग है, सब कुछ है, मतलब ये क्या है, ये एक बहुत हाईली कॉम्पिटिटिव कीवर्ड्स है, इसी वजह से सारे लिस्टिंग्स एग्जिस्ट कर रही हैं। यहाँ पे तुम्हारा लोकल एसईओ, यहाँ पे तुम्हारा Q&A, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत कुछ है, मतलब ये बहुत हाईली कॉम्पिटिटिव कीवर्ड्स है, इस पर रैंक करना बहुत मुश्किल है, ये समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इसको कीवर्ड को अगर आसान करना हो तो क्या करें, हम मॉडिफायर्स यूज करते हैं। अब मॉडिफायर्स तुम्हारा सीटीआर भी इंप्रूव करते हैं, जो है तुम्हारा कीवर्ड की जो है डिफिकल्टी कम कर देंगे और सीटीआर भी इंप्रूव कर देंगे। जैसे कि फ्री एंड पेड, बेस्ट गाइड, चेकलिस्ट, रिव्यू। एग्जांपल के लिए यहाँ पे
एसईओ चेकलिस्ट। एसईओ के लिए रैंक नहीं कर रहा, किसके लिए रैंक कर रहा है? एसईओ चेकलिस्ट के लिए, जिसके लिए थोड़ा वॉल्यूम कम होगा बट कीवर्ड की डिफिकल्टी कम है और वहाँ ब्लॉग्स भी रैंक कर रहे हैं। तो जो तुम्हारा स्पेस है इसमें वेब पेज में बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि वहाँ पे ना कि लोकल लिस्टिंग है एसईओ चेकलिस्ट पे, ना ही कुछ और है। जैसे अगर तुम्हें मैं चेक करवा दूँ एसईओ चेकलिस्ट में लोकल लिस्टिंग है कि नहीं, क्योंकि तुम्हें बिलीव होना चाहिए कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। देखो देखो हाँ, पहला है सेमरश का बैकलिंक को। अब देखो यहाँ पे कोई Q&A दिख रहा होगा तुम्हारे को, ठीक है, इमेजेस दिख रही होंगी, पर जो है तुम्हारा लोकल एसईओ नहीं है ना, तो इसका मतलब है तुम ज़्यादा घेर सकते हो जगह किस पे, फर्स्ट पेज ऑफ गूगल पे, और तुम्हारे को जो है ज़्यादा CTR मिल सकता है। तो तुम समझ रहे होगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद तीसरा है मेटा डिस्क्रिप्शंस। अब कई लोग मुझे बोलते हैं कि भैया मेटा डिस्क्रिप्शन बहुत बुरी है, मतलब अच्छा नहीं है, लिखने की जरूरत ही नहीं होती। मैं बोलता हूँ बेवकूफ़ हो तुम, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक और स्टडी में पाया गया जो कि जो वेबसाइट जिसके पास मेटा डिस्क्रिप्शन है और एक दूसरी वेबसाइट उसके पास मेटा डिस्क्रिप्शन नहीं है, ठीक है, तो जो है कौन सी वेबसाइट टॉप पे रैंक करेगी? जिसके पास मेटा डिस्क्रिप्शन है, चाहे गंदा हो चाहे अच्छा हो, पर हमें अच्छा बना के रखना है, ठीक है। अगर बेकार मेटा डिस्क्रिप्शन है तो वहाँ पे उस क्लिक्स कम मिलेंगी। तो कैसे हम बना सकते हैं? तुम्हें मैं मेटा डिस्क्रिप्शन का एक आइडिया दे देता हूँ, ठीक है। मैं बोल के बता देता हूँ कि किस तरीके से मेटा डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। इसी का मेटा डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, ठीक है। दिस इज अ कंप्लीट SEO checklist for 2021. This checklist will give you higher ranking on Google and will double your rankings. ठीक है, ये हो गया मेरा डिस्क्रिप्शन। ये तुम्हारा जितने की वर्ड लिमिट है 180 की वर्ड लिमिट है, उसमें तुम्हारे को फिट हो जाएगा। और अगर तुम्हें अच्छा और चाहिए तो तुम अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो। क्या in this post you will get a full SEO checklist for 2021. And this checklist has helped me to increase 110% of traffic per month. ठीक है, तो ये क्या तुम अपने प्रोडक्ट को क्या कर रहे हो कि भैया प्रूफ दे रहे हो कि हाँ, अगर मेरी वेबसाइट को खोल के तुम ये वाले जो है पढ़ोगे चेकलिस्ट को, तुम्हारा भी 110% ऑर्गेनिक ट्रैफिक इंक्रीज हो सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पर एक और चीज़ मैं बता दूं कि भैया जो तुम्हारा मेटा डिस्क्रिप्शन आएगा, जो तुम खुद मेटा डिस्क्रिप्शन लिखते हो योस्ट से, वो हमेशा गूगल सेलेक्ट नहीं करेगा। वो रैंडमली कोई भी पैराग्राफ को जो है तुम्हारे सर्च में दिखा सकता है अगर तुम गूगल के फर्स्ट पेज में रैंक कर रहे हो, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम अपना ही जो है कोई पैराग्राफ उठा के डाल देगा, ठीक है। पर हमें जो है सारे एसईओ के क्राइटेरिया को पूरा करना है ताकि हम कहीं से मात ना खाए किसी भी और वेबसाइट के, सिर्फ बेसिक्स पे ही ना मात खा जाए, ठीक है। एडवांस चीज़ें तो बहुत दूर की बात है। अब जो है तीसरी टिप है कि वैल्यूएबल और यूनिक कंटेंट लिखो। यूनिक कंटेंट क्या होता है? मैंने अगर एक वेबसाइट पे जाके देखा ईमेल मार्केटिंग का मुझे लिखना है, ठीक है, मैं कुछ वेबसाइट को एनालाइज कर रहा हूँ, कुछ मेन पॉइंट्स मैंने लिख दिए, ठीक है, उसको देख के मैं अपना पूरा बिल्कुल स्क्रैच से ब्लॉग पोस्ट लिख रहा हूँ, उसको बोलते हैं यूनिक ब्लॉग पोस्ट। और अगर मैं इसको कॉपी कर लूँ तो डुप्लीकेट बोलते हैं और गूगल उसको पेनलाइज कर देता है, ठीक है। बट अगर मैं बोलूँ यूनिक कंटेंट आज की डेट में नहीं चलता। क्यों? क्योंकि हज़ारों यूनिक आर्टिकल्स अभी भी रैंक कर रहे हैं। तो हज़ारों यूनिक आर्टिकल्स में तुम्हारे यूनिक आर्टिकल कैसे होगा? ठीक है, वो तो सब 1000 यूनिक आर्टिकल्स है, उनमें से जो है तुम्हारा क्या एक्स फैक्टर है जो कि तुम्हें रैंकिंग दे, वो होता है वैल्यूएबल कंटेंट। अब वैल्यूएबल कंटेंट क्या होता है? वैल्यूएबल कंटेंट का एग्जांपल ना तुम्हारे को मैं बताता हूँ इससे, बैकलिंक हो गई पोस्ट से, जिसमें उसने 200 के 200 रैंकिंग फैक्टर्स गूगल के सब लिस्ट कर दिए। इस बंदे इस ब्लॉग पोस्ट को लिखने में उसको 1.5 महीने से ज़्यादा लगा। बट 1.5 महीने की जो है इसकी अगर मैं बैकलिंक बताऊं, मैं इसमें href का यूज़ नहीं कर रहा, मैं इसकी बैकलिंक बता देता हूँ। 3000 यूनिक डोमेन्स इसको लिंक करती हैं। अब तुम समझ सकते हो कि क्या बात है ये 3000 यूनिक डोमेन्स आज की डेट में लिंक करना, दिस इज़ इम्पॉसिबल। और इसको बोलते हैं यूनिक कंटेंट, इसी बोलते हैं वैल्यूएबल यूनिक कंटेंट, कि भैया कुछ अपनी स्टडी की, कुछ अपना रिसर्च किया, ठीक है। दैट इज़ वाई इट इज़ रैंकिंग सो हाई, ठीक है। अगर मैं इसको तुम्हारे को इसकी सर्च पे देखूँ, जो मैंने इसको सर्च देखा था, देखो एक बार रुको जरा हाँ, सर्च देखो गूगल पे मैंने लिखा था 2000 रैंकिंग फैक्टर्स। इसमें बैकलिंक को ऊपर रैंक कर है। क्यों? क्योंकि इस पर जो रैंकिंग की जो डोमेन्स इसको पुल आउट कर रही हैं वो बहुत ज़्यादा है, समझ रहे हो? इसे बोलता है यूनिक कंटेंट। इसी तरीके से कंटेंट बनाना चाहिए, ठीक है। मैं अगर तुम्हें गाइड चाहिए तो बैकलिंकों की गाइड मैं नीचे पिन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में, ठीक है, तो वहाँ पे जाके देख लेना, ठीक है। पर इस वीडियो के बाद इस वीडियो को नहीं छोड़ना, मैं बता रहा हूँ। सर्च इंटेंट क्या होता है भाई? सर्च इंटेंट ये होता है, देखो एग्जांपल के तौर पे मैं सब कुछ जो चीज़ें हैं वो एग्जांपल से समझाऊंगा।
एक एग्जांपल लेते हैं, मैं एक ब्लॉग पोस्ट बना रहा हूँ, एक मिनट रुकना। हाँ, तो जरा एक बार देखना, मैं एक बैकलिंक चेकर के ऊपर क्या बना रहा हूँ, ब्लॉग पोस्ट बना रहा हूँ, ये मेरा मेन कीवर्ड है, ठीक है। अब मैंने बना दी एक वेबसाइट, सोचो मैंने एक ब्लॉग पोस्ट बना दिया, इसमें मैंने देखा कि मैं जो फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, थर्ड पेज में सारे जो है टूल्स वेबसाइट है, कोई ब्लॉग पोस्ट नहीं है रैंक हो रही। तो इसका इंटेंट क्या है, टूल इंटेंट है, क्या है, टूल इंटेंट। जो भी बंदा आ रहा है वो टूल के लिए आ रहा है कि भैया मुझे कोई टूल दे दो जिससे मैं कंप्यूटर के बैकलिंक चेक कर सकूं, है ना। तो इसीलिए एचरेफ रैंकर, नीलबटन रैंकर है और बहुत सारे कीवर्ड रैंकर है। मैंने सेकंड पेज भी देखा है, इसमें कोई भी ब्लॉग पोस्ट रैंक नहीं कर रहा। और ये पर अगर मैं कीवर्ड को थोड़ा मॉडिफाई कर दूं और लिख दूं बेस्ट बैकलिंक चेकर, तो इसमें टूल्स भी रैंक कर रहे हैं और कीवर्ड भी और ब्लॉग पोस्ट भी रैंक कर रहे हैं। देखो, पहला ब्लॉग पोस्ट सर्च इंजन लैंड का है, सेकंड ब्लॉग पोस्ट बता देता हूँ मैं बैकलिंको का है, ठीक है, और थर्ड फोर्थ moz.com के बैकलिंक चेकर है, WP बिगनर का बैकलिंक चेकर है। ये सब ब्लॉग पोस्ट और टूल दोनों बिल के फर्स्ट पेज को बना रहे हैं। तो इसका मतलब है तुम इस पर रैंक तो कर सकते हो ब्लॉग पोस्ट के लिए, तो इसे बोलते हैं इंटेंट। ये है ब्लॉग पोस्ट इंटेंट कंटेंट, ठीक है। और तुमने अगर मेरी वीडियो देखी है एफिलिएट मार्केटिंग की कीवर्ड की, तो मैं इंटेंट के बारे में सब कुछ पता होगा। तो मैं ऊपर आई कार्ड में दे रहा हूँ, प्लीज़ जाके देखो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मैंने बहुत मेहनत से बनाई है, तो ऊपर आई कार्ड में दे रखा है, ठीक है। जाओ उसको पढ़ोगे तो अमेजोन एफिलिएट के लिए तुम कैसे कीवर्ड पकड़ सकते हो वो बहुत आराम से निकाल लोगे, ठीक है। तो इसी जो फ्री में पेड कंटेंट वाले के लिए लाइक बनता है, लाइक करो यार प्लीज़, लाइक करो और शेयर जरूर करना प्लीज़, ठीक है। आज का टारगेट 10 लाइक्स, और मैं तुम्हें फुल इसका पूरा PDF नीचे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में जाओ, लाइक करो, उसके बाद तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। और मैं पिन कर दूंगा जैसे 10 लाइक्स हो जाते हैं, ठीक है। तो अगला टिप है कि भैया कंटेंट को अब फोल्ड यूज करो। अब कंटेंट क्या होता है, टाइटल को सबसे ऊपर होना चाहिए तुम्हारे पेज के ऊपर, ठीक है। इमेज फर्स्ट इमेज से पहले होना चाहिए, हमेशा याद रखो। इससे क्या होगा, इससे तुम्हारा बाउंस रेट कम हो जाएगा, और ये ऑन पेज के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम्हें पता होगा UX सिग्नल है, ठीक है, UI UX सिग्नल है जो तुम्हारा बाउंस रेट होता है, बट जो है ऑन पेज में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, ठीक है। जैसे कि तुम्हारा कोई ये जो ब्रांड है, इसने भी पहला ऊपर अपना जो है H1 टैग यूज़ किया, टाइटल यूज़ किया, उसके बाद अपना पहला जो है इमेज यूज़ करी, उसके बाद तुम्हें मैं नील पटेल का भी दिखा देता हूँ, ठीक है। मैं खुद यूज़ नहीं करता ये चीज़, क्यों, क्योंकि जो जेनेरेट का फ्री थीम है उसमें ये वाला जो फीचर है वो अवेलेबल नहीं है। तो जब मैं खरीदूंगा तो मैं पक्का इस चीज़ को हटा दूंगा। जैसे यहाँ पे अ बिगिनर गाइड टू सक्सेसफुल ईमेल मार्केटिंग, उसके बाद क्या है, उसने पहली इमेज डाली, तो पहले ऊपर अपना टाइटल डाला, उसके बाद अपना डाला क्या, इमेज। तो याद रखो कंटेंट अबव द फोल्ड इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज इससे क्या होगा, यूजर को पता चल जाएगा जो आया रहा है तुम्हारी वेबसाइट पे कि हाँ भाई इसके ऊपर है ये टॉपिक, इसको मुझे पढ़ना है। अगर तुम्हारा जो है इमेज ऊपर होगा, वो अगर इमेज तुम्हारा कुछ अलग तरीके से, जैसे ये तुम्हारे समझ में आ जाएगा। ये इन्होंने ये सबसे बड़ी गलती करी है कि खुद ओरिजिनल इमेज नहीं बना रखी, ये बाउंस रेट बहुत बढ़ाती है। मैं अगला टिप ही वही है कि भैया क्या ओरिजिनल इमेज यूज़ करो, ठीक है। ये मैं पॉइंट आउट नहीं कर रहा, नील पटेल इज सुपर गॉड टू मी, ठीक है। इसने मुझे क्या सिखाया है, SEO ब्लॉगिंग सिखाई है, तो मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा, ठीक है। ही इज़ सच अ गुड पर्सन, ठीक है, बट इन्होंने यूज़ करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बैकलिंक को यूज़ करता है, ठीक है। इसने खुद भी इमेज बनाई है, तो मैं समझ सकते हो ये बहुत अच्छा होता है, क्योंकि सब लोगों को पता चलता है कि हार्ड वर्क यूज़ किया है, ठीक है। एक कंटेंट और पीस ऑफ कंटेंट बनाने के लिए कितना हार्ड वर्क यूज, जैसे मैं हार्ड वर्क कर रहा हूँ, ठीक है। बिना पंखा बंद है, बहुत कम स्पीड पे चल रहा है, बहुत ज़्यादा, जैसे कि लाइक कर दो यार, ठीक है, मैं गरीब हूँ, ठीक है। सो बेकार का जोक्स मारना चलता है, ठीक है। तो ओरिजिनल इमेज यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर जो तुम्हारा ऊपर की फर्स्ट इमेज है उसको ओरिजिनल जरूर यूज़ करना है, ठीक है। अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है सारे ओरिजिनल इमेज बनाने के लिए तो नो प्रॉब्लम, फर्स्ट इमेज तो ओरिजिनल यूज़ करना, ठीक है। उसके बाद इंटरनल लिंकिंग की है, इंटरनल लिंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है यार। इंटरनल लिंकिंग के अलावा तुम इंटरनल लिंकिंग बताता है क्रॉलर्स को कि भैया हाँ ये एक पेज है, ए से 1 पेज पे जाना है, 1 से 3rd पेज पे जाना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, तो पूरा जो वेबसाइट को क्रॉल करने के लिए हेल्प करती है वो इंटरनल लिंकिंग। अब इंटरनल लिंकिंग का तुम्हें मैं दिखाऊं कि कहाँ कहाँ यूज़ किया हुआ है, बैकलिंकों की पोस्ट दिखाता हूँ, मैं खुद भी यूज़ करता हूँ। जैसे ये देखो गूगल सर्च कंसोल की इसकी क्या है, ठीक है। उसके बाद फ्री SEO टूल्स, इसने ये अपने क्या यूज़ किया, अपना पोस्ट की लिंक दे दी, बेस्ट फ्री SEO टूल्स की लिंक है, ठीक है। और बहुत सारे नीचे और लिंक्स भी हैं। तो एक बात समझ लेना, इंटरनल लिंकिंग अगर तुम नहीं कर रहे तो तुम सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। अब कई लोग बोलते हैं एक्सटर्नल लिंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बोलता हूँ भाई
एक्सटर्नल लिंकिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरनल लिंकिंग नहीं करोगे तो एक्सटर्नल लिंकिंग घंटा भी काम नहीं आएगी, क्योंकि वो जो है लिंक जूस पास ही नहीं होगा अगर तुम इंटर लिंक नहीं कर रहे। इंटर लिंकिंग कर रहे हो और इंटर लिंकिंग अच्छी होनी चाहिए। अगर तुमने साइलो स्ट्रक्चर की वीडियो नहीं देखी है मेरी, ऊपर लिंक में ऊपर है, उससे इंटर लिंकिंग बहुत अच्छी फिक्स हो जाती है, ठीक है। कुछ और टूल्स हैं उनसे भी फिक्स हो जाती है, तुम रिसर्च कर सकते हो, या मैं एक वीडियो ले आऊँगा, ठीक है, किसी के इंटर लिंकिंग करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए तुम वेट करो, उसके लिए क्या करो, सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, सब्सक्राइब जरूर करना। डिटेल कंटेंट क्या होता है? डिटेल कंटेंट, अगर तुम एक बात समझो, ठीक है, अगर तुम एक बंदे को खिचड़ी दे रहे हो, ठीक है, और तुम उसको बोल रहे हो कि मुझे रिव्यू दो बिरयानी का, देगा वो? हैं? गूगल को तुम बोल रहे हो, तुम कंटेंट ऐसा दे रहे हो जैसे तुम वो क्या बोलते हैं, जला हुआ हलवा, और तुम बोल रहे हो मुझे रैंकिंग दे दो एक गाजर के हलवे की जो अच्छी होती है, ठीक है। ऐसा नहीं होता ना। तुम अगर एक 500 वर्ड का आर्टिकल लिख रहे हो और बोल रहे हो कि एक ऐसे निश में, मार्केटिंग के निश में, जहाँ पे लोग 10,000 के वर्ड के आर्टिकल्स भी रैंक नहीं करते, तो तुम्हें कोई घंटा भी रैंकिंग नहीं देने वाला, ये याद रखना, ठीक है। तो हमेशा याद रखो, पहले ऐसा कंटेंट लिखो जो बहुत ही डिटेल्ड है। जैसे मैं अपने ब्लॉग पोस्ट, ये 5,000 वर्ड का ब्लॉग पोस्ट है, ठीक है, हाउ टू क्रिएट अ माइक्रो निश ब्लॉग। इसमें जो बाकी सारे कंटेंट के जो पीसीज हैं वो 3,000 4,000 वर्ड के हैं, मैं 6,000 वर्ड का लिखा है, बिल्कुल डिटेल ढूंढ ढांड के। तो याद रखो, अगर तुम्हें बिरयानी वाली रैंकिंग चाहिए तो प्लीज़, ठीक है, तो बिरयानी वाली अगर तुम्हें रैंकिंग चाहिए तो प्लीज़ एक बात जरूर ध्यान रखना कि तुम्हें बिरयानी वाली जो है कंटेंट भी देना पड़ेगा। बिरयानी वाली रैंकिंग इक्वल्स टू बिरयानी वाली कंटेंट। तो लास्ट टिप जो बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे अपनी वेबसाइट को CTR इंप्रूव करने के लिए, अपनी वेबसाइट की बहुत कुछ चीज़ें इंप्रूव करने के लिए, वो है फीचर स्निपेट और पैसिव इंडेक्सिंग। बिल्कुल डिटेल में समझते हैं कि क्या होता है, ठीक है। फीचर स्निपेट क्या होता है? फीचर स्निपेट होता है कुछ इस तरीके से। अगर तुम्हें फीचर स्निपेट मेरे को दिखवाना है तो ये देखो, ऐसी चेकलिस्ट के लिए फीचर स्निपेट क्या है, ठीक है। इसी वजह से मॉज शायद ऊपर रैंक कर रहा है बैकलिंक हो गए, ठीक है, क्योंकि उसने फीचर स्निपेट के लिए उसको ऑप्टिमाइज किया है। अब कोई ज़्यादा जरूरी नहीं है, क्योंकि क्या होता है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसी जो ब्रांडेड वेबसाइट्स होती हैं, इन सब के लिए 1 2 3 का रैंकिंग नहीं होती, क्योंकि इनकी जो है फॉलोइंग से भी बहुत सारा ट्रैफिक आ जाता है, ये है वो है। बट जो है मैं से बताना चाह रहा हूँ, अगर तुम्हारा नॉर्मल वेबसाइट है, अगर तुम्हें बिल्कुल एक हाई अथॉरिटी वेबसाइट से ऊपर रैंक करना है, तो ये जो 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है ये SEO चेकलिस्ट, बेसिक चेकलिस्ट। अब उसने क्या यूज़ किया, देखो एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बोलूँ, अब कैसे तुम फीचर स्निपेट में आ सकते हो, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन हो सकता है तुम्हारे काफ़ी लोगों के लिए, क्योंकि काफ़ी लोग जो न्यूबीज़ हैं उनको पता ही नहीं है स्कीमा क्या होता है। कैसे किया मैं बताता हूँ। इसने पहले लाइन में लिखा SEO चेकलिस्ट। अब मैं तुम्हें प्रैक्टिस बताता हूँ अच्छी, कि भैया तुम इसको लास्ट लाइन में लिखो, ठीक है। हेयर आर सम, जैसे यहाँ पे लेट्स डाइव राइट इन लिखा हुआ है, यहाँ लिखो हेयर आर सम बेस्ट हेयर इज द बेस्ट SEO चेकलिस्ट, और उसके नीचे क्या लिख दो, उसके नीचे तुम टेबल ऑफ कंटेंट, जैसे इसने टेबल ऑफ कंटेंट दिया है, इसलिए तुम भी टेबल ऑफ कंटेंट दे दोगे, तो क्या होगा कि जो है तुम्हारे टेबल ऑफ कंटेंट की जो कंटेंट्स है वो तुम्हारे ऐसे रैंक हो जाएंगे, ठीक है। और एक बात जरूर ध्यान रखना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक सेकेंड, थोड़ा इशू है मेरे लैपटॉप में, सॉरी। बट अगर तुम ऐसे करोगे, जैसे कि मैंने दोबारा बताता हूँ कि मैंने क्या बोला। मैंने बोला कि जहाँ पे यहाँ पे लेट्स डाइव राइट इन लिखा है, इसमें यहाँ लिखो हेयर इज द बेस्ट SEO चेकलिस्ट फॉर 2021, उसके नीचे टेबल ऑफ कंटेंट डाल दोगे तो जो है तो गूगल को यहाँ कीवर्ड मिलेगा, उसके नीचे उसको पता चलेगा कि भैया हाँ तुमने इसके लिए क्या बनाया हुआ है, स्कीमा मार्कअप बना रखा है। कौन सा? टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट मोस्टली हमेशा देखो जो फीचर स्निपेट में कौन सबसे ज़्यादा रैंक होता है, वो है लिस्टिकल या फिर टेबल ऑफ कंटेंट, दोनों एक ही होते हैं, क्योंकि टेबल ऑफ कंटेंट जो है लिंक दे देता है तुम्हारे लिस्टिकल में, और लिस्टिकल सिर्फ लिस्टिकल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी उसने ऐसे ही किया होगा कि भैया उसने लिखा होगा, उसने मेन कीवर्ड दिया होगा लास्ट की लाइन में, उसके बाद टेबल ऑफ कंटेंट दिया, जिसकी वजह से यहाँ पे इसने SEO बेसिक्स चेकलिस्ट लिखा हुआ है, उसके नीचे इसने लिस्टिकल्स में क्या आ रहा है, फीचर स्निपेट शो हो रहा है। और ये जो है ये किससे ऊपर रैंक कर रहा है, तुम्हारे बैकलिंकों से, जो बहुत ज़्यादा बढ़िया वेबसाइट है। क्यों? क्योंकि ये फेसबुक एड से आता है, जिसपे इसकी बहुत गंदी ROI आती है, ठीक है। ROI पता होगा, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, जिससे बहुत सारे ब्लॉग पोस्ट बहुत लोग आते हैं, इसके टूल्स खरीदते हैं, इसके ये सब बहुत कुछ चीज़ें खरीदते हैं, ठीक है। उसके बाद है कि भैया पैसिव इंडेक्सिंग क्या होती है। पैसिव इंडेक्सिंग क्या होती है, एग्जाम्पल लेते हैं अपने वेबसाइट का, ठीक है। मैंने ये मैं आजकल पैसिव इंडेक्सिंग के लिए ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहा हूँ अपनी वेबसाइट पे, ठीक है। तुम अगर मेरी वेबसाइट देखोगे, तुम्हें मैं दिखाता हूँ, हाँ ये देखो, वाई स्टार्ट अ माइक्रो निश ब्लॉग, ये कीवर्ड है गूगल पे,
ठीक है, ये क्वेश्चन कीवर्ड है, तो मैंने इसको टाइटल में लिखा, ठीक है, H2 टैग में, ताकि गूगल को पता चले कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये मैंने कीवर्ड लिखा हुआ है, इसका मैं नीचे क्या दे रहा हूँ, आंसर दे रहा हूँ। इससे क्या होगा, अब अगर कोई बंदा क्वेरी सर्च करेगा वाई स्टार्ट अ माइक्रोनिश ब्लॉग, मेरी वेबसाइट किसके ऊपर है, माइक्रोनिश ब्लॉग के ऊपर है, अगर ये क्वेरी सर्च करेगा तो इसके लिए मुझे पूरा ब्लॉग पोस्ट नहीं लिखना है इस क्वेरी के लिए रैंक होने के लिए, मेरा ये पैसेज काफ़ी है। इसको बोलते हैं पैसेज इंडेक्सिंग। इसी वजह से बोलते हैं कि जो H1 H2 टैग है या H2 H3 टैग है, इसमें अपने मेन कीवर्ड डालो, ठीक है, क्वेश्चन टैग्स डालो। क्वेश्चन डालो, क्यों डालो, क्योंकि तुम्हारा पैसेज भी इंडेक्स हो सकता है। तो ये 9 टिप्स थी, ठीक है। पैसेज इंडेक्सिंग पे ज़्यादा फोकस करना, ये फ्यूचर ऑफ एसईओ है 2021 के लिए। तो इसी के साथ इस वीडियो को फिनिश करते हैं। ये बहुत बड़ी वीडियो हो गई, शायद 20-25 मिनट्स की। तो अगर ये वीडियो पसंद आई हो, अगर ये मेरी फ्री टिप्स जो कि बिल्कुल ही पेड लेवल की हैं, तो जाके लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। जो तुम्हें रिसोर्सेज हैं वो तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, जाओ पढ़ो उसको और फोड़ दो एसईओ में, मेरे कॉम्पिटिटर्स आगे बनो, ठीक है। और दैट्स इट। और अगर HRF पसंद हो, कुछ भाई को सपोर्ट करना हो, तो नीचे अफिलिएट लिंक से कुछ भी परचेज करते हो अगर चाहिए हो तो।